दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। किस्त नंबर 7, दहशत। बाहर से कुछ बैद नहीं था कि उसने कुछ आदमी मेरे घर भेज दिए और घात लगा कर बैठे हों। इस सूरत में मेरा फ़िलहाल घर जाना मुनासिब नहीं था। मैं उस वक़्त हसन स्क्वायर तक ही पहुंचा था। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि मैं आज की रात कहीं और गुजारूंगा। मैंने अपनी गाड़ी का रुख नासिर के घर की तरफ कर दिया। नासिर मेरा बहुत करीबी दोस्त था। उसके घर वाले अंदरूनी सिंध में रहते थे। वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ मुकीम था और एक नौकर के साथ गुलशन इकबाल में रहता था। मैंने घड़ी देखी, इस वक्त 1:30 बज रहा था। नासिर इतनी रात गए मुझे देखकर परेशान हो गया, मगर मैंने ये कहकर उसे मुतमिन कर दिया कि मेरे इलाके का ट्रांसफ़र उड़ गया है और मुझे इंतहाई ज़रूरी पेपर वर्क करना है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वो बेचारा मेरे इस झूठ से मुतमिन हो गया। मैंने गाड़ी में से अपना ब्रीफ केस भी निकाल लिया था ताकि वो वाकई ये समझे कि मुझे पेपर वर्क करना है। उसने तो ये भी नहीं पूछा था कि तुम्हारा जनरेटर कहाँ है। वो 3 बेडरूम के बंगले में रहता था, इसलिए जगह की कोई परेशानी नहीं थी। उसने मेरे लिए दूसरा बेडरूम खोल दिया और बोला, अगर खाने या काफ़ी की ज़रूरत हो तो नौकर को उठा दूँ। नूरू उसका मुलाजम का नाम था। वो बेचारा पहले ही नींद से गिरता पड़ता उठा था और गेट बंद करके दोबारा अपने क्वार्टर में चला गया था। नहीं यार, इस बेचारे को तकलीफ़ मत दो, मैंने जवाब दिया। खाना तो मैं खा चुका हूँ, काफ़ी की तलब होगी तो मैं खुद ही बना लूँगा। मैंने हंसकर कहा, मैं पहले भी कई दफ़ा उसके साथ क़याम कर चुका था। उसने निशाने चुकाए और अपने बेडरूम की तरफ चला गया। फिर उसे कुछ ख्याल आया और दोबारा दरवाज़ा खोल के बोला, वार्डरोब में नाइट सूट भी मौजूद है, तुम चेंज कर लेना। मैंने दरवाज़ा लॉक किया, कपड़े बदले और मशीन पिस्टल तकिए के नीचे रख के लेट गया। अचानक मेरी नज़र बेड की साइड टेबल पर रखे हुए टेलीफोन सेट पर पड़ी तो मैं याद आ गया कि टेलीफोन का एक्सटेंशन उसके बेडरूम में भी है। मैंने सोचा कि बास को फ़ोन करके ये मालूम करूं कि उसने दिलावर को मेरे पीछे क्यों लगाया है। मैं जानता था कि नासिर लेटते ही दोबारा गहरी नींद में सो गया होगा। वो फ़ोन की घंटी से भी नहीं उठेगा और इतनी ही गहरी नींद सोता था। अगर शोर ना होता तो वो कॉल बेल की आवाज़ से भी ना उठता। मैंने टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसकाया और बास का नंबर डायल किया। दूसरी ही घंटी के बाद फ़ोन उठा लिया गया। बास की घुराई हुई आवाज़ सुनाई दी, हेलो, ईगल स्पीकिंग। मैंने कहा, तुम कहाँ गायब हो और तुमने अब तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दी। बास का लहजा फाड़ खाने वाला था। रिपोर्ट मैं ग्लोरिया को दे चुका हूँ बास, मैंने जवाब दिया। काम हो गया, बास ने पूछा। नो, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। नो, बास फिर घुराया। तुम अभी और इसी वक्त मुझसे मिलो, बास ने दाड़ कर कहा। जस्ट ए मिनट बास, मैंने जल्दी से कहा, कहीं वो फ़ोन बंद ना कर दे। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, फाड़ खाने वाले लहजे में कहा गया। दिलावर को मेरे पीछे क्यों लगाया गया है, मैंने स्पार लहजे में पूछा। दूसरी तरफ थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर बास घुरा कर बोला, तो क्या वो हरामजादा तुम तक पहुंच चुका है। हाँ, वो मुझ तक पहुंच चुका है। मेरा लहजा सर्द हो गया। और तुम अभी तक जिंदा हो, जाहिर है, वरना मेरा फ़ोन करने से रहा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। ईगल, बास ने बिफर कर कहा। मैं ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो। ये तो रद्द अमल है बास, मैंने तल्ख लहजे में कहा। मुझे ये तो मालूम करने का हक है कि मुझे मौत की सज़ा क्यों दी गई।
तुम क्या समझते थे कि हम इतने बेखबर हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं होगा? तुम असाइनमेंट पूरा किए बगैर क्यों आए? ये ऐसी बात है मुझसे ज़िंदगी छीन ली जाए। मैंने जहरीले लहजे में कहा, असल बात यह है कि तुमने अपने शिकार को जानबूझ के न सिर्फ छोड़ा बल्कि उसे हमारी तरफ से होशियार भी कर दिया। तुम जानते हो कि सिंडिकेट में डबल क्रॉस करने की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। दिलावर को रास्ते से हटाकर ये मत समझो कि तुम मौत की सज़ा से बच गए हो। सिंडिकेट तो तुम्हें ज़मीन की तह से भी खोद निकालेगा। मैंने इस बात से कब इनकार किया है बॉस? मैंने जल्दी से कहा, मुझे सिंडिकेट की कुव्वत का अंदाज़ा है। सिंडिकेट जब और जान चाहे मुझे तलब करे, मैं हाज़िर हूँ। मैंने मकारी से कहा, और अगर ये मैं बात ना कहता तो बस 10 मिनट के अंदर अंदर नासिर का नंबर ट्रेस कर लेता और मेरी वजह से वो बेचारा बेमौत मारा जाता। इसलिए फौरी तौर पर मैंने पैंतरा बदला। आखिर तुम्हें अकल आ ही गई, बास ने फातिहाना अंदाज में कहा। अभी और इसी वक्त मेरे पास पहुँचो। मुझे पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा बास, क्योंकि मैं कराची के दूसरे सिरे से बोल रहा हूँ। मैंने फिर उसे मिसगाइड किया। ओके हरी आप, बास ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बाढ़ में जाओ, मैंने दिल में कहा और रिसीवर रख दिया। मुझे यकीन था कि बास अब आधे घंटे तक मेरा इंतज़ार करेगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करेगा। मैं देर तक रोटे बदलता रहा, फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। मेरी आँख खुली, दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। कमरे में धूप फैली हुई थी। मैंने वाल क्लॉक पर नज़र डाली। दिन के 11 बज रहे थे। मैं उठकर दरवाज़ा खोला तो नासिर का मुलाजिम नूरू खड़ा था। मुझे देखते ही सलाम किया और बोला, माफ़ करना साईं, आपको तकलीफ़ दी, मगर मैंने सोचा आपको कोई ज़रूरी काम ना हो इसलिए उठा दिया। नहीं यार, ये तो मैंने अच्छा ही किया, मुझे वाकई कुछ ज़रूरी काम है। साईं, नाश्ता आप साईं के साथ करोगे या यहीं ले आऊँ? क्या नासिर आज ऑफिस नहीं गया? मैंने चौंक कर बोला, नहीं साईं, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मैं बाथरूम में घुस गया। मैं तैयार होकर नासिर के कमरे में पहुंचा तो वो अखबार पढ़ने मसरूफ़ था। उस वक्त तक थकन ज़ाहिर हो रही थी। कैसी तबीयत है नासिर? मैंने उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम अपनी सुनाओ। क्या हो गया तुम्हारा काम? हाँ यार हो गया, मैंने हंस कर कहा। यार कामरान, तुम्हें तो झूठ भी अच्छी तरह नहीं बोल रहा था। नासिर संजीदा होकर बोला, क्या कल तुम माज इसलिए आए थे कि तुम्हारी तरफ लाइट नहीं थी? उसने चुभते हुए लहजे में पूछा। और जनरेटर काम नहीं कर रहा था? यार मेरा जनरेटर वाकई ख़राब हो गया था, मैंने डिटाई से जवाब दिया। यार तुम मुसलसल झूठ बोल रहे हो। नासिर एकदम फट पड़ा। मुझे दोस्त भी कहते हो और मुझसे झूठ भी बोलते हो, फिर मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि मैं तुम्हारी परेशानी शेयर कर सकूं। ये बात नहीं है यार। फिर क्या बात है? नासिर ने तेज़ लहजे में पूछा। बताओ क्या परेशानी है? कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने उसे टालने को कहा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो, उसने तेज़ लहजे में कहा। फिर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, रात तुमने किसे फ़ोन किया था? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोला। हैरान मत हो, उसने जवाब दिया। रात तुम्हारे आने के बाद मुझे नींद नहीं आई थी। इस वक्त मैं नींद गनुदगी के आलम में था जब टेलीफोन की बेल बजने लगी। नींद की चौक में मुझे अंदाज़ा ना हो सका कि ये घंटी नंबर डायल करने से बज रही थी। मैंने रिसीवर उठा लिया और मैंने तुम्हारी रात वाली गुफ्तगू सुन ली, नासिर ने हंस कर बताया। मैं सन्नाटे में रह गया। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं ये बात तुमसे सिर्फ इसलिए छुपा रहा था कि तुम्हें इस मामले में मुलव्वस नहीं करना चाहता था। तुम तो मुझे बहुत शरीफ आदमी समझते हो ना, शरीफ और मेहनती बिजनेसमैन। मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ नासिर। जिन लोगों से मेरा वास्ता है वो बहुत ख़तरनाक और शफाक है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हें कुछ मालूम ना होने पाए। कैसी बातें करते हो कामरान? नासिर ने मुँह बना कर कहा। तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो और मुझसे खैरियत भी बरत रहे हो। तुम्हारी जान खतरे में है और तुम मुझसे कह रहे हो कि इस मामले से अलग रहूं। ये कैसे हो सकता है? नासिर प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने खुशामदाना लहजे में कहा। वो लोग इंतहाई ख़तरनाक हैं, मुझे इनसे खौफजदा करने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो मैं बलोच हूँ, दुश्मनी मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बस अब तुम मेरे पास रहोगे। मैं आज ही कोर्ट से कुछ आदमियों को तुम्हारी हिफाजत के लिए बुला लूँगा। मैं देखता हूँ
वो कितने ख़तरनाक हैं। उसका लहजा फैसला कौन था। देखो नासिर, तुम नहीं, कुछ भी नहीं। उसने मेरी बात काट दी। मैं अब कुछ और नहीं सुनूंगा, तुम जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने हथियार डालते हुए कहा और उठ गया। मैं एक दो ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। पहले मैं अपने बंगले से अपनी चेकबुक्स और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लूँगा, फिर कुछ लोगों से मुलाकात करूँगा। तुम्हारा बंगले पर जाना मुनासिब नहीं है, नासिर ने कहा। वो लोग तुम्हारी ताक में होंगे। चेकबुक बैंक से दूसरी भी शुक्राई जा सकती है। फ़िलहाल उस तरफ मत जाओ। उसकी बात माकूल थी। मैंने अपने घर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। अचानक मेरी नज़र अखबार पर पड़ी। पहले समय पर 3 कॉलम में खबर देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। एक 5 स्टार होटल में कत्ल की होलनाक वारदात। कातल ने मकतूल का सर तन से जुदा कर दिया था। मैंने अखबार उठाया, जल्दी पूरी खबर पढ़ गया। खबर में होटल का नाम नहीं था, मगर मकतूल की शिनाख्त हो गई थी। वो दिलावर था। मैं समझ गया ये ग्लोरिया का काम है। दिलावर ने उसे कत्ल करने की कोशिश की होगी। ग्लोरिया ने उसका अरबा उसी पर आजमाया होगा और उसे हलाक कर दिया होगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ग्लोरिया से नाजुक अंदाम और खूबसूरत लड़की इतनी शफाक है। अब तक उसे सिंडिकेट की आम शिकार को समझता रहा। मैंने खबर दोबारा तफसील से पढ़ी। दिलावर की लाश होटल की लिफ्ट से बरामद हुई थी। पुलिस तंदही से कातिल की तलाश में थी। मुझे यकीन नहीं था ग्लोरिया अभी तक इसी होटल में मुकीम होगी। वो मुझे सोच में गुम देखकर नासिर ने पूछा, क्या हुआ कामरान, कोई ख़ास खबर पढ़ ली है क्या? मैंने मुख्तसरन से उसे ग्लोरिया के बारे में बताया। फिर उसने कहा, मैं होटल फ़ोन करके देखता हूँ। मुमकिन है ग्लोरिया अभी वहीं हो, मगर उसका मकान न होने के बराबर था। मैंने डायरेक्टरी से होटल का नंबर नोट किया और नासिर के बेड रूम से नंबर डायल कर दिया। जवाब मिलने पर कहा कि मुझे मिस ग्लोरिया से बात करना है। रूम नंबर 419। दूसरी तरफ से होल्ड करने को कहा गया। चंद लम्हों बाद ग्लोरिया की आवाज़ सुनाई दी। यस, ग्लोरिया स्पीकिंग। ग्लोरिया, मैं कामरान बोल रहा हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम कहाँ गायब हो? मैं रात से कई बार तुम्हारे घर चेक कर चुकी हूँ, मगर तुम्हारे मुलाजिम ने हर बार यही कहा कि कामरान साहब मौजूद नहीं है। तुम खैरियत से तो हो? अभी तक तो खैरियत से हूँ, मैंने हंस कर कहा। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, GPO पहुँचो। मैं 20 मिनट में वहीं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये कहकर ग्लोरिया ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रखा तो नासिर ने कहा, तुम अकेले मत जाओ कामरान, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम कुछ दिन अपनी गाड़ी भी इस्तेमाल ना करो। मैं नहीं चाहता था कि नासिर मेरे साथ जाए, मगर उस साथ चलने पर बेजिद था। मैंने सोचा था कि ग्लोरिया को यहीं ले आऊँगा, मगर नासिर ने उसकी मुखालफत की। उसने कहा कि अभी हमें मालूम नहीं कि ग्लोरिया की हमदर्दियाँ किसके साथ है। मुमकिन इस पर कातिलाना हमला किसी और ने कराया हो। ऐसी सूरत में उसकी हमदर्दियाँ अभी तक सिंडिकेट के साथ होंगी और वो बहुत आसानी से तुम्हें पकड़वा देगी। मेरी अकल अबत होकर रह गई थी। ग्लोरिया पर इतमाद करने को दिल भी चाह रहा था और उसकी तरफ से शकूक व शुबहात में भी मुब्तला था। अगर उसकी हमदर्दियाँ सिंडिकेट के साथ हुई तो इस वक्त भी वो तनहा नहीं होगी। मैंने खदशा ज़ाहिर किया। तुम मुझे उसका उलिया बताओ। नासिर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम गाड़ी में बैठे रहना, मैं जाकर उसे बुला लाऊंगा। अगर तुम ख़तरा महसूस करो तो फ़ौरन वहाँ से निकल जाना। मैं टैक्सी से घर आ जाऊँगा। उसकी तजवीज़ भी माकूल थी। फिर हम 5 मिनट के अंदर घर से निकल गए। नासिर ने अपनी होंडा स्विफ्ट निकाली थी। मैंने उसे ग्लोरिया को लिया बता दिया था। वो सुनहरे बालों वाली शुरू का हसीना थी। उसे पहचानना कोई मुश्किल नहीं था। जो भी GPO में गैर मुल्की खाल ही नज़र आते थे। ड्राइविंग सीट पर नासिर ही था और इतने तूफ़ानी अंदाज में गाड़ी चला रहा था कि हम 15 मिनट से भी कम अरसा में GPO पहुँच गए। GPO के सामने पार्किंग नहीं थी, इसलिए मैं स्टीयरिंग पर बैठ गया और गाड़ी ऐसे जाविये से खड़ी कर दी कि GPO का मेन गेट नज़रों के सामने रहे और किसी खतरे की सूरत में फौरी तौर पर वहाँ से निकला भी जा सके। नासिर उतर के इमारत में दाखिल हो गया। उसने मुताहत अंदाज में इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वहाँ कोई सूरत मुश्तबा नहीं दिखाई दे रही थी। यूँ भी वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं थी, रागीर बराए नाम थे। मैं हर आने जाने वाली गाड़ी पर नज़र रखे हुए था। बमुश्किल 10 ही मिनट गुजरे थे कि मुझे ग्लोरिया दिखाई दी। उसने
पिंक स्किन नाइट जीन्स, उसका हम रिंग ब्लाउज पहन रखा था और बहुत निखरी निखरी दिखाई दे रही थी। कोई उसे देखकर यह तस्वर ही नहीं कर सकता था वो इतनी खतरनाक और शफाक लड़की है और किसी इंसान को तो इस वहशियाना तरीके से कत्ल कर सकती कि उसका सर तन से जुदा कर दे। ग्लोरिया के पीछे नासिर भी था। वो दोनों तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक घड़ियाल ने 6 बजने का ऐलान किया तो मैं चौंक उठा। एहसान बहुत गौर से मेरी बातें सुन रहा था। बोलते हुए मुझे कई घंटे गुजर गए थे। मैंने जमाई लेकर कहा, आप भी मेरी खराफात सुनकर बेजार हो गए होंगे। नहीं कामरान साहब, शान ने पहली दफ़ा मुझे असल नाम से मुखातब किया। आपकी दास्तान तो बहुत दिलचस्प है। मेरा तो उठने को दिल ही नहीं चाह रहा, मगर आप पर ज़्यादती भी नहीं कर सकता था। आप मुझे बहुत थके हुए लग रहे, इसलिए कुछ देर आराम कर लें। बकिया वाक़यात दूसरी नशिस्त में सुनूंगा। फिर वो उठते हुए बोला, आप बेफिक्र होकर सो जाएं, यहाँ किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। मेरे असाब यूँ भी कई रातों से कशीदा थे, नींद भी पूरी नहीं हुई थी और आराम की शदीद तलब हो रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और लंबी तान कर सो गया। तो दोस्तों, ये थी किस्त नंबर 7। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें।